पढ़ने की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए? इंग्लिश में कहा जाता है रीड बिटवीन द लाइन्स। फिर वही उनका भाव, संदर्भ को देखो, तो कैसे पढ़ा जाता है। अब आपको ये लगा कि ठीक है, जिन बच्चों ने कहीं पढ़ा होगा कि 1956 में अमुक कोई काम हुआ, आखिर में आपके पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? अच्छा 1956 में हुआ, ये भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण साल था? ऐसा इसमें क्या खास बात थी कि 1956 में ही क्यों हुआ? ये पढ़ने का तरीका होना चाहिए विश्लेषणात्मक। तो जब एक बड़ा एग्जाम आप देते हो तो पूरा एग्जाम पैटर्न आपसे क्या मांगना चाहता है कि आप एक समझदार व्यक्ति होने चाहिए, आप एक तार्किक व्यक्ति होने चाहिए। पूरे आईएएस एग्जाम में आपसे उम्मीद क्या है कि यू मस्ट बी अ मास्टर मैनेजर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम लोग पॉलिटी की क्लास शुरू करेंगे। बच्चों आज केवल ओरिएंटेशन क्लास है, कल से आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले कुछ आपको स्ट्रेटजी बता दें, क्योंकि बच्चे बार बार कहते हैं कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, ये बड़ी दुविधा होती है बच्चों को। तो बच्चों आज बेसिक बात आपको बता देंगे, पॉलिटी कैसे पढ़ें या एग्ज़ाम कैसे प्रिपेयर करें। तो देखो, अगर हम कुछ एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो पहले भाई आपके बड़े सारे विषय हैं, तो पॉलिटी कैसे पढ़ें, हमारा काम केवल पॉलिटी के बारे में बात करना है। बाकी के बारे में जो टीचर्स आपको बताएंगे उसको फॉलो करो। और मेरे बच्चों, पहला सवाल ये आता है, मान लो हमें कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है, तो पहला सवाल यही आता है कि जिस एग्ज़ाम के लिए हम जा रहे हैं वो एग्ज़ाम का नेचर क्या है। देखो, पहली बात ये है, जब ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं, थोड़े से जो बच्चे थोड़े छोटे कॉलेज में हैं, जब वो तैयारी करने की सोचते हैं तो बड़े सारे लोग उनको डिस्करेज करते हैं कि आप ये तैयारी बहुत बड़ी है। तो मेरे बच्चों, बस इतना संदेश है आपको, याद रखना, हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री का पद केवल एक ही है, फिर भी लोग उस फील्ड में लगते हैं। इंडियन इंडियन क्रिकेट टीम में केवल 12 लोगों का सिलेक्शन होता है, फिर भी व्यक्ति पूरा अपना जीवन उसमें लगा देता है। इससे पहला तो ये सोच लो कि हमें क्या करना है, और ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन इसके बारे में क्या कह रहा है। कई बार तो बच्चे इसी बात से डिस्करेज हो जाते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कोई आईएएस अधिकारी बना, आप ही जैसा कोई गांव का व्यक्ति था। तो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि उसने कभी ये गांव में बताया ही नहीं कि वो किसकी तैयारी करता है, क्योंकि उसने कभी किसी अपने परिचित को बता दिया। उसके कोई परिचित थे, रिलेटिव थे, बार बार पूछते थे भाई क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। उसने ऐसे ही बता दिया, गांव का आदमी था, अनपढ़ था, तो उसको क्या पता किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसने बता दिया कि कलेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ। गांव के आदमी को क्या पता है कि आईएएस क्या है, यूपीएससी क्या है। भाई पढ़े लिखे बच्चों को पता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का है, एक एग्ज़ाम होता है आईएएस, और उसी से सारे पुलिस अधिकारी, पुलिस कप्तान जो आपके डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, उसी एग्ज़ाम से आते हैं। उसकी बात पे उसके रिलेटिव को इतनी हंसी आई, क्योंकि उसका रिलेटिव सोच रहा था कि अरे भाई ये कलेक्टर बन जाएगा, मेरे गांव का बच्चा, इतने छोटे स्कूल से पढ़ा हुआ। लेकिन मेरे बच्चों, वो बने। इसे याद रखो, पहली बार आप समाज में कोई बहुत अप्रत्याशित कार्य करने जाते हो, जो काम लोग आसपास नहीं करते, तो सब ये स्वाभाविक है, आपका सब मजाक उड़ाएंगे। आधे बच्चे तो अपनी आधी लड़ाई इसी से हार जाते हैं, क्योंकि घर वाले सोचते हैं अरे बहुत बड़ा एग्जाम है, कोई छोटे एग्जाम की तैयारी कर लो। मेरे बच्चों, कोई एग्जाम छोटा बड़ा नहीं होता। बस इतनी बात है कि देखो, कभी एक टीचर ने बताया था, अगर कभी आम के फल को तोड़ना हो और ईंट से ही तुम्हें तोड़ना है, तो ईंट मारो सबसे ऊपर वाले आम पे। अरे अगर नीचे भी गिरा तो कई आम तो गिर जाएंगे, और तुम निशाना ही लगा रहे हो सबसे नीचे से। इस वजह से मेरे बच्चों, देखो सोच, भाई आपकी सोच है, भगवान ने सबको दिमाग दिया है, और ये बुद्धि आपके पास ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों है मेरे बच्चों। आपका दिमाग बेस्ट ट्रांसमीटर भी है, बेस्ट रिसीवर भी है। जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। इसे कभी आप, कई बार बच्चे ये बात नहीं समझ पाते, अरे भाई आईएएस एग्जाम में तो साल भर में 1000 वैकेंसी आती है, मुख्यमंत्री का पद एक है, फिर भी आप देख लो लोग उसी फील्ड में लगे हुए हैं। अब वो भी बात पड़ोसी की बात मान के बैठ जा रहे हैं, भाई एक ही पद मुख्यमंत्री का होता है, क्यों जान दिए पड़े हो, तो बात नहीं बन पाएगी। इसलिए मेरे बच्चों, मामला क्या होता है कि आपका जीवन के नज़रिया कैसा है, आप जाना कहाँ चाहते हो, आपकी परिस्थिति क्या है, इस बात से डिपेंड नहीं करती। आप किस कंडीशन में हो ये नज़रिया तय नहीं करता, आप मंजिल कहाँ है
इसलिए हमेशा सोच ऊँची रखनी है, विचार ऊँचा रखना चाहिए। इसी वजह से कई बार मैं बच्चों को बार-बार बताता रहता हूँ पॉलिटी क्लास में, अरे मेरे बच्चों, जो राष्ट्रपति बनता है, जो राष्ट्रपति बनता है, जो भारत के बड़े-बड़े प्रधानमंत्री पद को सँभालता है, वो सामान्यतः 60 साल के बाद वो सब पद मिलते हैं। और हमारे बच्चे आजकल हैं 12th में थोड़ा खराब कर गए, दुखी हो गए। एक बार एग्ज़ाम दिए, फेल हो गए, दुखी हो गए। मेरे बच्चों, दिल मोटा कर लो। अगर लंबी दूरी जारी करनी है, फेल होने की भी आदत डाल लो। भाई बहुत बड़ा रास्ता है, 2-4 बार तो हो सकता है कि उसमें कठिनाई आए। अब ये सब कहानी सारे बच्चे जानते हैं, पढ़ते भी हैं, फ़िल्मों में देखते हैं, बस विश्वास नहीं हो पाता। और हकीकत मानो, जिसको विश्वास हो गया वो राह पार कर जाएगा। तो पहले तो आपको ये विश्वास होना चाहिए मैं काम करना क्या चाहता हूँ, और फिर ये विश्वास होना चाहिए मैं क्यों करना चाहता हूँ। और एक बार कोई काम हाथ में ले लिया, तो मेरे बच्चों से पीछे नहीं हटना चाहिए। लाइफ़ का ये प्रिंसिपल है। इसलिए इस बात के साथ मैं आपको ये बता दूँ कि एग्ज़ाम कौन-सा है। यानी पहली बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बच्चे बड़ा एम नहीं रखते। कई बार बच्चे जीवन का मतलब क्या है? जवानी का मतलब मेरे दोस्तों नदियों जैसा बहना। अरे युवावस्था में आपके पास जोश है, 60 साल में जोश थोड़ी रहेगा। और 60 साल के आदमी अगर प्रधानमंत्री, आप देख लो, ट्रम्प 70 प्लस, प्रधानमंत्री मोदी 70 प्लस, पुतिन 70 प्लस। और मेरे बच्चे 20 साल की उम्र में क्या कहते हैं कि सर मैं निराशा आ रही है, मुझे डिप्रेशन आ रहा है। अब कौन सी दुनिया देख रहे हो मेरे पुत्र? इसलिए थोड़ा सा सकारात्मक सोचो, बड़ा सोचो। और इसलिए नहीं पढ़ना है, इसलिए तुम्हें समाज के लिए कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तभी तो इंस्पिरेशन बन पाओगे। बाकी तो रोटी कपड़ा मकान जीवन मिल ही जाता है। संघर्ष तो मेरे बच्चों टॉप के लिए है। इसलिए पहला ही सवाल है कि कोई ये पूछे कि तैयारी बड़ी है, बहुत बड़े लोग करते हैं, कोई विशिष्ट लोग पैदा होते हैं, तो आप याद रखना, आज हमारी जो राष्ट्रपति हैं, वो कभी आप जैसी ही गाँव की एक साधारण सी बालिका थी, लेकिन उनको लगता था हमें करना है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहन जी, आप ही जैसी कंडीशन में थी। तो मेरे बच्चों, पहले मन का भ्रम तोड़ना होता है। पहली बात विल पावर, ये नहीं कि मुझसे एक बार सुन लिया, उसके बाद फिर जाके भूल गए, फिर किसी ने कह दिया। क्योंकि बात ये होती है सुन लेना, उसको आत्मसात कर लेना, यही तो बहुत बड़ा मर्म है, जो आजकल बच्चे थोड़ा सा कई बार कठिनाई आती है। अब सवाल ये है कि हमें तैयारी क्या करना है। याद रखना, अब हम अगर एग्जाम की बात आ जाए, चूंकि हमें पॉलिटी आपको बताना है और आपके सिलेबस है, तो जिन बच्चों ने अभी यूपीएससी का नाम नहीं सुना होगा, इसका मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, जो भारत सरकार की सारी भर्तियां करता है। यानी भारत सरकार के जितने बड़े बड़े ऑफिसर हैं, इसी इंस्टीट्यूशन से जाते हैं। तो अब आप जरा सोच के देख लेना कि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, तो एग्ज़ाम का पर्पज़ क्या होता है मेरे बच्चों? अब कभी अपने भाई, जितने बच्चे होंगे, हर जनपद का कोई ना कोई डीएम तो होगा। तो जो डीएम बनता है, पुलिस कप्तान आपके डिस्ट्रिक्ट का है, ऐसा कोई बच्चा है नहीं जो कि किसी जनपद में न रह रहा हो। कभी देखना उसके काम कितने बड़े हैं, क्योंकि इस काम से आपके पढ़ाई का तरीका तय होता है। आप कहोगे सर, हम तो ये जानने आए थे कि पॉलिटी कैसे पढ़ें। मेरे बच्चों, पॉलिटी की बात भी बता दूंगा, लेकिन पूरे एग्ज़ाम का पर्पज़ एक और समझ लो आप। क्योंकि एग्ज़ाम किस लिए हो रहा है? सिपाही के लिए नहीं है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम किसके लिए हो रहा है? इंस्पेक्टर के भी नहीं है। एग्ज़ाम पटवारी का नहीं है, एग्ज़ाम है आईएएस ऑफिसर का। तो जब एक बड़ा एग्ज़ाम आप देते हो, तो पूरा एग्ज़ाम पैटर्न आपसे क्या माँगना चाहता है कि आप एक समझदार व्यक्ति होने चाहिए, आप एक तार्किक व्यक्ति होने चाहिए। पूरे आईएएस एग्ज़ाम में आपसे उम्मीद क्या है कि यू मस्ट बी अ मास्टर मैनेजर, प्रबंधक। और ज़रा सोच के देखो, प्रबंधन के लोग पढ़ाई करते हैं, एमबीए, बीबीए। आजकल तो लोग मैनेजमेंट के लोग पढ़ाई करते हैं। तो मेरे बच्चों, मैनेजमेंट की पढ़ाई का मतलब क्या है, और कौन बेस्ट मैनेजर है जो गंजे को भी कंघी बेच दे? ये कला हमें पढ़ाई के दौरान सीखनी पड़ेगी। मैनेजर कौन सा बेस्ट है जो कम संसाधनों में स्वाभाविक रूप में सबसे बढ़िया रिजल्ट लेकर आ जाए। इसलिए आप याद रखना, अगर ये मैनेजमेंट क्वालिटी आप में है, तो कैसा होगा एग्ज़ाम? आपके पढ़ने का तरीका ठीक होगा, हमेशा रेशनल होगा, हमेशा विश्लेषणात्मक होगा। इसका मतलब है कि आपसे यूपीएससी क्या एग्ज़ाम अपेक्षा करता है? पॉलिटी नहीं, इकोनॉमी नहीं। ना आपसे ये अपेक्षा करता है कि आप पॉलिटी पढ़ के आओ। पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, ये सब बहाना है, ऑप्शनल एक बहाना है।
उसे कैसा आदमी चाहिए? रेशनल, तार्किक। उसे रेशनल व्यक्ति चाहिए, तार्किक चाहिए। यानी हर चीज़ का पर्पज़, ये पढ़ूँ तो क्यों पढ़ूँ? कब पूछा गया है? पाठ्यक्रम में क्या है? सिलेबस में क्या है? क्या छोड़ दूँ? इसके पहले बिल्कुल आपका तर्क होना चाहिए। अब ये नहीं कोई भी विषय अच्छा लग गया तो आप पढ़े जा रहे हो। इसलिए मेरे बच्चों, अगर आप में प्रबंध नहीं होगा तो आप पहला, आपके एग्ज़ाम में क्या है? 4 पेपर हैं, 4 जीएस पेपर हैं, 1 एस्से है, 1 ऑप्शनल है। आप सिलेबस नहीं पूरा कर पाओगे। जितने भी लोग सिलेबस को सही समय पर नहीं पूरा कर पा रहे हैं, आप याद रखो, वो एक उनकी प्रबंध क्षमता ठीक नहीं है। कई लोग आप देखोगे जीवन में उनका ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। कब उन्हें क्या करना है, कितने समय में करना है, ये सब उनके पास बिल्कुल खाका होता है। इसलिए मेरे बच्चों, एग्ज़ाम का पर्पज़ क्या है कि आप कैसे व्यक्ति होने चाहिए? भावनात्मक नहीं। इसने किसी ने कह दिया आपने मान लिया, मैंने कह दिया आपने मान लिया। मेरे बच्चों, मेरी बात को ही मत मानो, पहले परखो उसको, जाँचो कि यार सर ने जो बात कही सही कही है क्या? तब जब आप में ये प्रवृत्ति होगी तो हर बात को आप एक बार तौलोगे, जाँचोगे, तो आपको हमेशा सही उत्तर मिलेगा। इसीलिए आप याद रखना, एग्ज़ाम का पर्पज़ क्या है? देखो आईएएस अधिकारी क्या करता है? बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोगों को बैठाकर उसमें समन्वय करता है, सामंजस्य करता है। वो ना तो साइंस टेक का विशेषज्ञ है, ना इकोनॉमी का, ना ज्योग्राफी का, उसको थोड़ी-थोड़ी सब चीज़ पता है, लेकिन सबको कंबाइन कर देता है। यही आपका पढ़ने का तरीका होना चाहिए। हमारे पास कितना समय है, पाठ्यक्रम की माँग क्या है, प्रश्न क्या पूछे गए हैं, उसको बार-बार देखो, बार-बार देखो। ये कब आप में डेवलप होगा? विश्लेषणात्मक। इसका मतलब है, आपका ध्यान केवल ये नहीं होना चाहिए कि राज्यपाल के पद के ऊपर विवाद है, इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है? विवाद का कारण क्या है? क्या पहले भी कभी हुआ था? आज ही क्यों हो रहा है? इसका समाधान क्या है? ये है विश्लेषणात्मक। तो आपकी टेंडेंसी कितनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? विश्लेषणात्मक। बात याद रखना मेरे बच्चों, जवानी में भावनाएँ बहुत हावी होती हैं। ये आपकी गलती नहीं है, ये फिज़ियोलॉजी गलती है। बूढ़ा आदमी भावनात्मक बिल्कुल नहीं होता, वो तार्किक होता है, और जिसमें ये तार्किकता 20-25 साल में आ गई, समझ लो तारे तोड़ देगा। लेकिन अब ये तार्किकता आती नहीं। इस वजह से पढ़ने में तार्किक, हर चीज़ के पीछे तार्किक, यानी कारण, ये काम मैं क्यों करूँ? यही क्यों पढ़ूँ? क्या इसे पढ़ने से काम चल जाएगा? उसका जवाब क्या है? सिलेबस, क्वेश्चन पेपर। इसलिए आपके शुरू से दिमाग में तार्किकता होनी चाहिए। मेरे बच्चों का भी एग्ज़ाम का पैटर्न देखना, सीसेट क्यों पूछा जाता है? आपकी तार्किक क्षमता का परीक्षण करने के लिए। ऐसा थोड़ी है कि उसमें कोई रटी वाली चीज़ पूछी जा रही है। रटने वाली चीज़ तो है ही नहीं है। इसका मतलब आपका एग्ज़ाम कैसा है? जब तक आप तार्किक नहीं होगे, जब तक आप भावनात्मक होगे कि इन्होंने कोई बात कह दी इसे स्वीकार कर लिया, घर वालों ने कह दिया इसलिए स्वीकार कर लिया, तर्क तो उसके पीछे ढूँढो। इसका मतलब अगर आप एग्ज़ाम के पर्पज़ को समझोगे, अधिकारी क्या है? एक तार्किक व्यक्ति। अधिकारी क्या है? एक मास्टर मैनेजर। वह पूरी परीक्षा प्रणाली फिर उसी हिसाब से तय होती है। जैसा एग्ज़ाम का नेचर होता है, वैसा आपको काम मिलता है। याद रखना, इसलिए हर एग्ज़ाम जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, उसका पर्पज़ अलग है। यानी आपका पर्पज़ क्या है? आप याद रखो, आईएएस अधिकारी क्या करते हैं? भारत में लॉ बनाना है, विधि का निर्माण करना है, ये सारे मंत्रालय के अधिकारी करते हैं। पॉलिसी बनानी है, मंत्रालय के अधिकारी करते हैं। सरकार को सलाह देनी है, मंत्रालय के अधिकारी करते हैं। हमारे यहाँ जितने जितने पीएम्स और सीएम हैं, सब इनके लिए सलाह के लिए जो बड़ी फ़ौज है, उन्हीं लोगों का नाम है ये, आईएएस अधिकारी। अब समझ लो, इतने बड़े पद पे जाने के लिए आप में तार्किकता, प्रबंध, ये पहली आप में शर्त होनी चाहिए। इसी के हिसाब से सारी स्ट्रेटजी तय होती है। अब जरा पहली बात पर आ जाए कि अब हम तैयारी के मुद्दे पर आ जाएं। इन पहला मैंने बताया कि आपका एग्जाम कैसा है, क्यों, कैसे पढ़ना चाहिए। अब पॉलिटी के खास तौर पे, अब देखो, पहली बात हमारे एग्जाम में क्या होती है? पहले हमारा एग्जाम पीटी का होता है। पीटी का मतलब प्रारंभिक परीक्षा, प्रिलिमिनरी टेस्ट। तो जो प्रीलिम्स का टेस्ट होता है, वो पहले आएगा और ऑब्जेक्टिव होता है। अब इसमें समस्या ये है कि चूंकि पीटी का टेस्ट पहले होता है, प्रीलिम्स का टेस्ट पहले होता है, तो बच्चे क्या करते हैं? पहले पीटी ही पढ़ना शुरू कर देते हैं और सारे तथ्य इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। मेरे बच्चों, ये पढ़ाई की पहली गलती है। आपको पहले विचार बनाना चाहिए। फिर हमने कहा, ये एग्ज़ाम बड़ा है, एग्ज़ाम का पर्पज़ तो आप देख लो। अगर पटवारी का एग्ज़ाम होगा, आरओ का एग्ज़ाम होगा, वो एग्ज़ाम नहीं है ये।
इसका मतलब है, इसका ये भी मतलब नहीं कि एग्जाम बहुत कठिन है, ना ना, कोई एग्जाम, जितना एग्जाम कठिन आरओ पटवारी का है उतना एग्जाम कठिन है। मेरे बच्चों, एसएससी का एग्जाम भी उतना ही कठिन है जितना आईएएस का एग्जाम को, बस समझ का फर्क है। हीरो में विलेन बनना भी उतना ही मुश्किल होता है जितना मुश्किल हीरो बनना। कोई फिल्म में हीरो बनने के लिए आपको इतनी समस्या चाहिए जितना विलेन बनने के लिए मेहनत उतना ही है। बस आदमी साहस नहीं कर पाता, विश्वास नहीं जुटा पाता। इसलिए मेरे बच्चों, पहली गलती जो बच्चों की होती है वो तथ्य रटना शुरू कर देते हैं। पहले क्या पढ़ो? आइडिया पढ़ो, विचार पढ़ो, संविधान की भावना पढ़ो। मेरे बच्चों, संविधान क्या है? डॉक्टर अम्बेडकर की आत्मा, नेहरू का दिल, पटेल का दिमाग। तो जब नेहरू का दिल मिला, डॉक्टर अम्बेडकर की आत्मा मिली, पटेल का दिमाग मिला, तब तो संविधान बना। और पता चला उनके दिल दिमाग आत्मा को छोड़ के आप केवल फैक्ट पे आ गए। यहाँ पढ़ने की सबसे बड़ी गलती होती है। तो मेरे बच्चों, फिर आप ये पूछोगे क्या फैक्ट न पढ़े? नहीं, ऐसा ही नहीं है। देखो, ये मनोविज्ञान है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी समझने की क्षमता बढ़ती है, रटने की क्षमता घटती है। ये मानव मनोविज्ञान समझ लो। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, यानी आपका छोटा भाई जो क्लास 8th में पढ़ रहा है, वो आपसे ज़्यादा रट सकता है। लेकिन अगर आप बीए में पढ़ रहे हो, बीए पास कर गए हो, बीएससी पास कर गए हो, आप रट नहीं सकते। अरे, समझ की क्षमता बढ़ती है। हम जितना समझ सकते हैं, हमारा छोटा भाई नहीं समझ सकता। मैं जितना समझ सकता हूँ स्वाभाविक रूप में, हो सकता है एक बच्चा नहीं समझ सकता। इसलिए पहली गलती होती है, पहले हमें मेंस पढ़ना चाहिए। इस एग्ज़ाम की समस्या यहीं शुरू होती है। अब चूंकि पीटी एग्ज़ाम पहले आता है, सारे बच्चे पीटी पास करना शुरू कर देते हैं। और मेरे बच्चों, यूपीएससी में अगर मेंस अच्छे से पढ़ोगे, पीटी भी पास हो जाएगा। क्योंकि ज़रा सोच के देख लो, प्रारंभिक परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव होती है और मेंस की परीक्षा में गैप अभी तो आईएएस एग्ज़ाम में 2 ढाई महीने दे रहा है। तो मान लिया आपने बहुत सारे तथ्य रट के पीटी पास ही कर गए, अल्टीमेट रिजल्ट तो कुछ नहीं होगा। और होता क्या है कि एक बार बस फैक्ट के चक्कर में पढ़ते हो, तो फिर तो आपको लगेगा कि यार पीटी कभी यूपीएससी का पीटी, कभी झारखंड का पीटी, कभी उत्तराखंड का पीटी, तो खंड खंड हो जाते हो मेरे पुत्र, और इसीलिए एग्जाम गड़बड़ा जाता है। याद रखना, आप में कोई क्षमता नहीं है, किसी व्यक्ति में कोई क्षमता नहीं होती, हमारा संविधान मानता है। अरे मेरे बच्चों, मैं पॉलिटी का स्टूडेंट हूँ, हर व्यक्ति को एक वोटिंग राइट है। और हर व्यक्ति को एक वोटिंग राइट है, तो बताओ एक दूसरे से कमजोर कैसे है? ये तुम्हारे संविधान निर्माता मानते हैं। बच्चे अपने को ही पीछे करते रहते हैं। हमारे संविधान में लिखा है कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, उसलिए तो सी सेट भी पास करना जरूरी नहीं है। ये बस 35 साल होना चाहिए। 35 साल होना चाहिए। आप स्वाभाविक रूप में, मानसिक रूप में अस्वस्थ न हो, दिवालिया न हो। अब इतना तो हमारे बच्चे है ना, इनमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन है, बस उम्र नहीं है। इसलिए पहले विचार बनाओ, पहले आइडियाज पढ़ो। यानी मेरे बच्चों, जैसे जीवन का एक दर्शन होता है, वैसे हमारा संविधान एक फिलॉसफी है, दर्शन है। दर्शन किसका? उदारवाद का। ये शब्द बड़े बड़े हैं। दर्शन किसका? समाजवाद का। इसलिए मेंस पढ़ो, और पढ़ने में शब्द नहीं, तथ्य बाद में देखना, भाव देखो, विचार देखो। अब देखो दोस्तों, दुनिया मानने की है। कई बार कई बार बच्चे भाव देखते तो हैं, लेकिन वहां देखते हैं जहां नहीं देखना चाहिए। ऐसा नहीं मेरे बच्चे भाव नहीं देखते। बस याद रखना, ये भाव जिस दिन आप पढ़ाई में लगा दोगे, अभी किसी दूसरी दिशा में लगा रखा है, हो सकता है खेल में, बस इसी भाव को इधर पढ़ाना। इसलिए एक एक शब्दों का मर्म पढ़ा कैसे से नहीं आता, धड़ 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 रट लिए। कई बार तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बच्चे हनुमान चालीसा घर में पढ़ाया जाता है, और बच्चे बिल्कुल गतिमान एक्सप्रेस की तरह, वंदे भारत तरह हनुमान चालीसा रट लेते हैं। उसका एक भी शब्द का भाव नहीं समझ में, एक अंजनी पुत्र का मतलब क्या है। इसलिए पढ़ने में क्या है, भाव पढ़ो, आइडियाज पढ़ो, इनसाइट, हर चीज का एक आत्मा होती है। मेरे बच्चों, याद रखना, एक फिल्म है सिंग इज ब्लिंग, उसमें अक्षय कुमार इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश नहीं जानते, और उनकी जो दोस्त है इंग्लिश जानती है, तो वो एक ट्रांसलेटर की मदद लेते हैं। तो अक्षय कुमार के दोस्त ने कहा कि ज़्यादा होशियार मत बनो, डोंट बी टू क्लेबर। तो अक्षय कुमार ने अपनी सहायिका अनुवादक से पूछा कि उसने क्या कहा इंग्लिश में। तो उसके अनुवादिका ने कहा, अरे बहुत होशियार मत बनो, मैं सब समझती हूँ,
अक्षय कुमार ने कहा, अरे उसने इतनी बात कही, तुमने इतना अनुवाद बता दिया। अनुवादिका ने बड़ी अच्छी बात कही, भाव समझो, शब्द नहीं। क्या समझना है? भाव। जैसे आपके लिए माता पिता एक शब्द नहीं है मेरे बच्चों, भाव है। जब कोई आपके सामने माँ कहता है तो उससे एक भाव निकलता है माँ का मतलब। अब ये तो नहीं माँ पढ़ लिया और कुछ सेंसेशन नहीं हुआ। इसलिए मेरे बच्चों, आप देखो, पहले हमेशा मेंस पढ़ना चाहिए, और जब मेंस का नोट्स आप बना लो, विचार बना लो, और मेंस कैसा होगा? विश्लेषणात्मक। मेंस कैसा होगा? विचार का। उसके बाद जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसकी सूची आपको मिलती जाएगी, उसके एक सूची बनाते जाओ, अपने आप तैयार हो जाएगा। और आराम से पढ़ो, इत्मीनान से पढ़ो। इसलिए देखो, ऑनलाइन क्लास में क्या प्रॉब्लम होती है? ऑनलाइन क्लास में बच्चे सुनते नहीं, बस कमेंट करते रहेंगे, ये सर बताओ, ये सर बताओ, ये सर बताओ। इसका सीधा मतलब है हमें भाव पढ़ना है, और मेरे बच्चों काम चीज़ पढ़ना है। अब यही प्रबंधक का लक्षण मैंने बताया। अब हमें पॉलिटी का नोट्स बनाना है। पॉलिटी पढ़ने की सबसे बड़ी समस्या दूसरी आती है, विवादों में पड़ जाना। जिसके बारे में उच्चतम न्यायालय कुछ नहीं बता रहा, उसके बारे में बच्चे जानना चाहते हैं। क्या करोगे जान के? इसलिए मेरे बच्चों, जो विवादास्पद बातें हैं, जो राजनीतिक बातें हैं, जो दल से जुड़ी हुई बातें हैं, उनमें हमारा सरोकार नहीं है। अब हमें ये जानने की आवश्यकता नहीं कि इस पॉलिटिशियन ने क्या कहा, अमुक पॉलिटिशियन ने क्या कहा। हमें ये जानने की आवश्यकता है संविधान के मर्म क्या है। हमें ये जानने की आवश्यकता नहीं कि हर मामले पर विवाद क्या है। हमें ये जानने की आवश्यकता है उन विवाद का सारांश क्या है। 5 पॉइंट। यानी मेरे बच्चों, हंस बनो, काम की बात ले लो। समुंदर बनो, समुंदर काम की बात रखता है, बाकी सारी बात पीछे छोड़ देता है। दुनिया में बड़ी सारी बेकार बातें हैं, यही तो अच्छा प्रबंधक का लक्षण है। मेरे दोस्तों, अगर ऐसे आप हंसते रहोगे बेकार की बातों में, तो आपके पास समय कम है, संसाधन कम है, टारगेट पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले मेंस पढ़ो। दूसरी बात है, अब यूपीएससी पढ़ें या स्टेट पीसीएस पढ़ें, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों में। मेरे बच्चों देखो, निर्णय तो आपको करना है, लेकिन फिर हमने कहा अगर आप आईएएस के एग्जाम अच्छे से कर लेते हो, सारे स्टेट एग्जाम आप पास कर जाओगे। उल्टा संभव नहीं है। अगर आप स्टेट एग्जाम हो केवल टारगेट कर रहे हो, तो आईएएस तो नहीं पास कर पाओगे, क्योंकि सारे स्टेट एग्जाम कहीं ना कहीं आईएएस के पीछे चलते हैं, आईएएस की नकल करते हैं, स्वाभाविक रूप में उसको फॉलो करते रहते हैं। इस वजह से टारगेट हमने फिर कहा बड़ा करना चाहिए। और भाई सीधी सी बात है, स्टेट एग्जाम में भी सारी पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, यही सब तो पूरी दुनिया में पूछा जा रहा है। स्टेट एग्जाम में अलग से क्या हो सकता है? ठीक है, राज्य कुछ अलग अलग विशेषताएं हो सकती जो पढ़ लेना। अब ऐसा थोड़ी है कि अब भारत की हिस्ट्री अलग है तो किसी स्टेट की हिस्ट्री भारत से अलग हो जाएगी। वहाँ थोड़ी कुछ विशेषताएं होंगी, खास बातें होंगी, वो पढ़ लेना। इसलिए मेरा मानना है मेरे बच्चों, 90% स्टेट एग्जाम में, स्टेट का मतलब यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस, बच्चों को देना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक एग्जाम आप पढ़ रहे हो तो उससे संबंधित एग्जाम देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तैयारी बड़े एग्जाम की करो। बड़े एग्जाम की तैयारी करोगे, स्टेट अपने आप पास हो जाएगा, और बाद में स्टेट की थोड़ी बातें आप देख लो। अब आप बच्चे वो कहेंगे, सर मैं तो केवल स्टेट ही भी सोच रहा था। तो मेरे बच्चों, कहीं गलत रास्ते पर नहीं हो। देखो, फिर वही बात होती है। अब भाई कोई सीएम बनना चाहता है, कोई पीएम बनना चाहता है, इसमें कोई खराब चॉइस थोड़े है, दोनों पद महत्वपूर्ण है। और हकीकत की बात है कि स्टेट पीसीएस वाले प्रमोट होकर आईएएस बन जाते हैं। हाँ, बस 10-15 साल का फासला होता है। तो ये दुनिया में कोई काम तो खराब नहीं होता, कोई पद खराब नहीं होता, बस आपकी प्राथमिकता क्या है, भाई आपको तय करना है। इस वजह कन्फ्यूजन में, अगर आपने तय कर लिया कि स्वाभाविक रूप में स्टेट ही एग्जाम पास करना है, तो ठीक है, फिर स्टेट एग्जाम पे लग जाओ। अगर आपने तय कर लिया कि यूपीएससी करना है, तो यूपीएससी को देखो। हाँ, बस फर्क कितना है, अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट एग्जाम की तैयारी स्वाभाविक रूप में हो जाती है, लेकिन स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी के लिए फिर आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। ये मामला आपके हाथ में होता है, ये निर्णय आपका है। भाई पढ़ो, कुछ तो करो। दूसरी बात, कई बार बच्चों के दिमाग में सवाल आता है, सर क्या हम कॉलेज के साथ पढ़ें, कॉलेज के बाद पढ़ लें? तो मेरे बच्चों देखो, कॉलेज के भाई पढ़ाई तो हमें करनी है, और कॉलेज में ऐसा तो नहीं है कि दिन भर क्लास चल रही है। और ऑनलाइन आजकल तो डिजिटल युग ने इतनी आसानी बना दी है कि आप कॉलेज के साथ रहे, आपको 2 घंटे कहीं क्लास देखनी है, 2 घंटे देख लिया, आपका जो नॉलेज ही बढ़ रहा है, विचार बदल रहा है। इससे अब ये थोड़ी है कि हम कॉलेज के बाद 3 साल वेट करना है। ऑनलाइन दुनिया ने, डिजिटल दुनिया ने आपके
आपकी पढ़ाई के एक्सेस को ज़्यादा आसान बना दिया है। इसलिए तो मेरा तो ये मानना है कि बच्चों को कॉलेज के बाद करना चाहिए। और कई बार तो बच्चे 12th के साथ ही करने का प्रयास करते हैं, बस फ़र्क ये है थोड़ा विचार बनाओ। अब कई बार क्या होता है कि अब मान लो कि आप केवल 12th के बाद आप आ रहे हो, तो आप केवल इन्फॉर्मेशन ढूँढोगे। तो मेरे बच्चों, आपको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। थोड़ा ओरिएंटेशन करो, चेंज करो अपने आप को। तो टीचर काम क्या होता है? टीचर काम मेरे बच्चों जन्म संग्रह कराना है कि जो बच्चे कह रहे हैं वही हम करेंगे। नहीं, हम बच्चों को अपने हिसाब से ट्रेन करेंगे, विचार उनके बदलेंगे, विचार बदलेंगे, यही तो टीचर काम होता है। इस वजह से इस बात के लिए आप तैयार हो, थोड़ा आप भी थोड़ा मेरे बच्चों बदलो। देखो, जीवन बदलना पड़ता है मेरे पुत्र। कितना बड़े जितने बड़े काम करोगे अपने आप को बदलना पड़ेगा। हम तो थोड़ा सा बदलते हैं यार, थोड़ा देखने का नजरिया बदलो, और नजरिया बदला तो नजर अपने आप बदल जाएगा। तो ये पहला मामला है कि पहले की तैयारी किसकी करनी चाहिए। दूसरी बात, पढ़े कैसे, स्ट्रेटजी पढ़ने कैसी होनी चाहिए। पढ़ने की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए? इंग्लिश में कहा जाता है रीड बिटवीन द लाइन्स। फिर वही उनका भाव, संदर्भ को देखो, तो कैसे पढ़ा जाता है। अब आपको ये लगा कि ठीक है, जिन बच्चों ने कहीं पढ़ा होगा कि 1956 में अमुक कोई काम हुआ, तो आखिर में आपके पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? अच्छा अच्छा, 1956 में हुआ, तो ये भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण साल था? ऐसा इसमें क्या खास बात थी? ये 1956 में ही क्यों हुआ? ये पढ़ने का तरीका होना चाहिए विश्लेषणात्मक। संदर्भ देखिए, इन्फॉर्मेशन के साथ भी आपको संदर्भ पता होना चाहिए। मान लो कि आपने पढ़ा कि ठीक है, हमारे यहाँ नीति आयोग बन गया। ये नीति आयोग क्यों बना? किस ईयर बना? क्या काम है इसका? या इसके पहले काम नहीं था? ये पढ़ने का तरीका है विश्लेषणात्मक। अब ये नहीं केवल नीति आयोग में पीएम है, नीति आयोग में सीएम है, ये इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन भी जरूरी है, लेकिन पहले नजरिया, क्यों नीति आयोग बना, इसके पहले क्या था, नीति आयोग कैसा काम कर रहा है, इस संघवाद से कैसे जुड़ता है, क्या योजना कभी भी आवश्यकता है, प्लानिंग कभी भी आवश्यकता है। इसका सीधा मतलब है हर चीज के पीछे भाव। तीसरी बात, मान लो आपने पॉलिटी में पढ़ा जीवन का अधिकार। अब आपका ध्यान क्या है? रटने पर कि जीवन का अधिकार आर्टिकल पे ध्यान है। अरे आर्टिकल देख लेना मेरे बच्चों। आपका ध्यान किसने, न्यायपालिका ने क्या कहा? जीवन का अधिकार। आप में भाव होना चाहिए, आपको अपनी समझ होनी चाहिए, किताबी बात नहीं। देखो, जो पढ़ाई का इन्फॉर्मेटिव तरीका होता है तो हमारी सारी बातें कैसी होती है? किताबी किताबी किताबी। और इसलिए मेरे बच्चों, बात ध्यान से सुनना। ऑनलाइन क्लास में, क्लास तो कल शुरू होगी, कल 11 बजे से, लेकिन आपको पहले सुनना चाहिए। ये मामला क्या है? क्यों? क्योंकि आपने पढ़ लिया जीवन का अधिकार, आपने पढ़ लिया संविधान में आज़ादी, आप में भाव ही नहीं हो रहा है। अरे मेरे बच्चों, उसी आज़ादी के लिए आप जीवन में रोज संघर्ष कर रहे हो। आज़ादी का ही तो मामला है। रोज ही बापू से लड़ाई हो रही है, बापू कह रहा है कपड़े मत पहन, आपका नाम है तो पहनूंगा। अब आज़ादी को पता चला कि संविधान में मान के बैठे हो, आज़ादी को व्यक्ति के जीवन में जोड़ ही नहीं पा रहे हो। तो इसलिए ये पढ़ाई का तरीका नहीं होना चाहिए। वो ऐसी हमें दुनिया दिखनी चाहिए। याद रखो, इसलिए कहा जाता है कोई काम नहीं करना चाहिए, इस काम के प्रति आपका नशा होना चाहिए। और जो आदमी नशा कर लेता है उसको दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसी है, वो दुनिया वैसी देखता है जैसे देखना चाहता है। काम के प्रति जुनून होना चाहिए, नशा होना चाहिए। आप याद रखो, जो भी दुनिया में एक्सपर्ट लोग हैं, जो अपनी फील्ड में मास्टर लोग हैं, उनको दुनिया बिल्कुल उसी नज़रिए से दिखती है। तो मेरे बच्चों, इसलिए आप याद रखना, जीवन का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, ये आपको फील होना चाहिए। जीवन का अधिकार का मतलब ये है यार, मेरा हाथ पे मेरा नियंत्रण है, मेरी त्वचा मेरी है, सर मेरा है। अब स्वाभाविक रूप में इसमें अगर कोई, तो फ्री है, कोई संगीतकार बन जाए, गीतकार बन जाए, ये फ्रीडम है। इसका मतलब है कि जितने संविधान निर्माताओं ने जो अधिकार हमें दिया है, वही तो अपने जीवन में प्रयोग कर रहे हैं। और इसके लिए तुम किताब पढ़ रहे हो तभी समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है? भाव हम मिस कर रहे हैं, फैक्ट पे जा रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय इस केस में क्या, अरे उस केस में क्या कहा बाद में देख ही लेंगे। लेकिन ऐसा उच्चतम न्यायालय क्या कहेगा? पढ़ने का सही तरीका क्या है? आप प्रिडिक्शन कर लो। अच्छा, ये जीवन का अधिकार है, तो कल जीवन का अधिकार छीना थोड़ी जाएगा। जीवन का अधिकार में उच्चतम न्यायालय ये थोड़ी कहेगा कल किसी को अपनी हत्या कर लेने का अधिकार होगा, नहीं कहेगा। हाँ, तो उच्चतम न्यायालय क्या कहेगा? अरे भाई, जीवन का अधिकार में डिजिटल दुनिया आ रही है, पर्यावरण का मामला आ रहा है, जैसे जैसे समय बच्चे बदल रहा है, जीवन के अधिकार की व्याख्या बदल जाएगी।
क्योंकि कुछ लोगों के लिए जीवन रोटी कपड़ा मकान है। अभी मेरे बच्चे के लिए जीवन का अधिकार क्या है? रोटी कपड़ा मकान तक है। जब रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा तो बच्चे गरिमा ढूंढेंगे, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, इसका मतलब बदल जाएगा। और जब सब कुछ मिल जाएगा तो आपको लगेगा अरे यार प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरे बच्चों, गरीब आदमी के लिए प्रदूषण कोई समस्या नहीं है। गरीब आदमी को रोटी में ही चांद दिखता है, उसके लिए चांद की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे बच्चों, जीवन की फिलॉसफी बदलती रहती है। अभी अभी आप, हो सकता है कि गांव से हो, छोटे पृष्ठभूमि से हो, तो आपको लगता होगा कि यार जीवन में पावर सबसे बड़ा है। जिसको पावर मिल गया वो कहीं और दिशा में जा रहा है। इसे भाव पढ़ना चाहिए, संदर्भ पढ़ना चाहिए, ये पढ़ने की रणनीति होनी चाहिए। और पढ़ने घंटा इंपॉर्टेंट नहीं होता। कई बार बच्चे परेशान होते हैं, सर कितने घंटे पढ़े। अरे मेरे बच्चे, कंप्यूटर थोड़े हो कि घंटे पढ़ोगे। थोड़े थोड़े स्पेल बनाओ, जितनी बात समझ में आ जाए। पढ़ाई की मात्रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, गुणवत्ता। जब भी दिमाग थके बंद कर दो, क्लास मत बंद कर देना। जब दिमाग थके थोड़ा बंद कर दो, रेस्ट ले लो, दिमाग को हमेशा फ्रेश रखो, जैसे मोबाइल रिफ्रेश करते हो। आराम से पढ़ना चाहिए। दूसरी बात है, आपस में कमेंट नहीं करना चाहिए। और क्लास चलते समय तो बिल्कुल भी कमेंट नहीं सुनना चाहिए। इसे याद रखना। ऑनलाइन पहले बच्चे जब आप क्लास शुरू करते हैं तो ये सवाल क्या है, हमने कहा थोड़ा आराम से, सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, जो व्यक्ति सवालों से परे हो जाए, उसने विषय समझ लिया। क्योंकि सवाल आप खड़ा करते हो विवाद पैदा करने के लिए, और हमें विवाद पैदा ही नहीं करना है। हमें निष्कर्ष लेना है, विवाद नहीं पैदा करना है। इसे पढ़ाने का तरीका कैसा? सामंजस्य। अब हमारे बच्चों का तरीका बड़ा भावनात्मक होता है, ये समस्या है, वो समस्या है। अरे मेरे बच्चों, समस्या है तभी तो आपकी आवश्यकता है। आपका दिमाग कैसा होना चाहिए? सकारात्मक, आशावादी। हर समस्या का समाधान लेकर आओ। तो स्वाभाविक रूप में कैसे पढ़ें, ये है। पर्पस के एग्जाम मैंने बता दिया। दूसरी बात है, पॉलिटी के बारे में हमेशा ये बात आती है कि पहले आर्टिकल पढ़ लें, पहले फैक्ट पढ़ लें। इसका जवाब मैंने पहले भी दिया, अभी भी आपको याद दिला दूं कि मेरे बच्चों देखो, पहले क्या पढ़ना चाहिए? कॉन्सेप्ट। यानी, अरे मेरे बच्चों, संविधान हमने पहले ही बता दिया। संविधान क्या है? जीवन का दर्शन है। ये संविधान नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर की आत्मा है। तो डॉक्टर अम्बेडकर की आत्मा समझो। यानी ये संविधान नहीं है मेरे बच्चों, ये आज़ादी का संघर्ष है। ये संविधान नहीं है, ये फ्रांसीसी क्रांति, गौरवमयी क्रांति, ऐसी महान क्रांतियों का परिणाम है। संयोग की बात है कि ऐसा संविधान निर्माताओं ने हमारे यहाँ होले होले क्रांति कर दी। यानी आप जरा सोच के देखो, जो भी आपकी आज स्थिति है वो संविधान कारण है। आप इतने बड़े एग्जाम के लिए क्यों तैयारी कर रहे हो? मेरे बच्चों, जब अंग्रेजों के जमाने के जेलर थे तो क्या भारतीयों को आज़ादी थी एग्जाम में बैठने की? पहले आज़ादी दी नहीं गई, फिर आज़ादी दी गई, लंदन एग्जाम होता था, केवल अंग्रेजी भाषा में एग्जाम होता था। आज तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि जब भी आप पढ़ते हो तो हमेशा, फिर वही बात, तथ्य पे नहीं। क्योंकि आपसे कोई पूछे कि मेरे बच्चों, आपसे कोई पूछे कि आप कौन हो, तो आप क्या कहोगे? 206 हड्डियों से बना हुआ इंसान हो? या आप क्या बताओगे? मैं इस साल पैदा हुआ हूं? ऐसे ये मैं इंपॉर्टेंट नहीं कि संविधान के भाग कितने हैं, अनुसूची कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं। ये तथ्य है। संविधान के पार्ट, आर्टिकल, शेड्यूल, फैक्ट है ना। संविधान पर्पज क्यों बना? ये संविधान एक दर्शन है, किसका? स्वतंत्रता, समानता। और एक एक शब्दों कितने बड़े बड़े मतलब है मेरे बच्चों। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, यानी लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्षता, फेडरलिज्म। नहीं, जहां इज्म लगाते हैं, एक विचारधारा है। एक विचारधारा क्यों है? समाज को बदलने के लिए, एक नया भारत का निर्माण करने के लिए। इसलिए मेरे बच्चों, ये संविधान नहीं है, ये भारतीय समाज का एक जीपीएस है। ये हमें जाना कहाँ है? तो जाना क्या है, कौन बताएगा? संविधान बताएगा। इसलिए संविधान न होता तो कैसे द्रौपदी मुर्मू जैसी महिला इतने सर्वोच्च पद पे होती? नहीं, ये संविधान कर रहा है। संविधान न होता तो आप भी शायद इस एग्जाम के बारे में न सोचते। ये संविधान ने ऐसी हमारे समाज को बदला है। हाँ, ये बात भी सही है, समाज भी संविधान को बदल रहा है, संविधान भी समाज को बदल रहा है। तो मेरे बच्चों, ये एक ओरिएंटेशन है कि हमें पढ़ना कैसे है। इसलिए हमेशा कॉन्सेप्ट, उसके बाद फैक्ट,
फिर जब अब फिर लास्ट में क्या होगा, जब मैंने समझ लिया, पढ़ लिया, तब लिखने का नंबर आता है। लास्ट में किसकी मतलब आती है, पहले ही नहीं। बहुत सारे बड़े सारे बच्चे परेशान होते हैं, सर लिखना कैसे है, राइटिंग कैसे करना है। तो मेरे बच्चों, राइटिंग स्किल का मतलब है पहले पढ़ना तो सीखो, पहले विचार तो बनाओ, पहले एक ही चीज के तमाम पक्ष तो लिखो। तो समझ, अगर हमने ये समझ लिया कि जीवन का अधिकार यार पहले रोटी कपड़ा मकाने का अधिकार था, फिर क्या इसका अधिकार हो गया, गरिमा का अधिकार हो गया, पर्यावरण का अधिकार हो गया। जब हमने बात को समझ लिया तो लिखना आसान हो जाता है। इसलिए प्राथमिक स्टेज पे पहले बच्चों को एक बार दो बार, और पढ़ने का मतलब जानते हो कितना होता है, बार बार, जितनी बार पढ़ सको उतनी बार, जितनी बार पढ़ सको उतनी बार पढ़ो एक ही चीज को बार बार। एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीन बार पढ़ा, एक ही शब्द को जब तक भाव ना आ जाए। इसे याद रखना, लता मंगेशकर इतनी बड़ी गायक क्यों है, इसलिए नहीं कि वो गाना कुछ ऐसा गा रहे हैं जो दूसरे के सामने नहीं है। फील आना, भाव आना, यही पढ़ने का मतलब है। और याद रखना, जिस जिस भी व्यक्ति के प्रति, विचार के प्रति आपका भाव आएगा, आपका अपना बन जाएगा। बस लेखन में होता है, इसमें क्या होना, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, मात्रात्मक मात्रात्मक गलतियां नहीं होनी चाहिए। मात्रात्मक गलतियों से बचो, क्योंकि कई बार बच्चों में प्रॉब्लम बार बार आती है। स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, थोड़ा सा छोटे पैराग्राफ, छोटे सेंटेंस लिखने में, छोटा पैराग्राफ होना चाहिए, छोटे वाक्य होने चाहिए, स्मॉल सेंटेंसेस एंड स्मॉल पैराग्राफ। आपकी बात में वजन होगा तो शब्द का महत्व होना चाहिए, उस पर भाव होना चाहिए। अब ये नहीं बड़ी बड़ी बातें लिख जा रहे हो, उसमें कोई भाव समझ में नहीं आ रहा है। मानविकी विषय में, ह्यूमैनिटीज में, सोशल साइंसेज में, जिसमें कई बार हम क्या करते हैं, अमूर्त भाषा का प्रयोग करते हैं। मेरे बच्चों, अमूर्त मतलब है जो बात कम्युनिकेट ना हो पाए। देखो, मार्कर है, मूर्त है, ऑब्जेक्टिव है ना, कि ये आपका मोबाइल है, मूर्त है जो आपके पास है। विचार क्या है, अमूर्त है, आत्मा परमात्मा जो देख नहीं पाते। तो कोई बात लिख रहे हो, उसका भाव संप्रेषित होना चाहिए। और वो कम्युनिकेशन के लिए, संप्रेषण के लिए पहली आवश्यकता क्या है, बात आपको समझ में आनी चाहिए। आप अपने समझो, आत्मसात करो, खूब अच्छे से पढ़ो, उसके बाद अपने आप लिख लोगे। उसके भाग बना लो, अच्छा ये बात है, ऐसे शुरुआत ऐसे, निष्कर्ष ऐसे है। तो पहले खूब अच्छे से पढ़ो, फिर उसके बाद सबसे अच्छे लिखने का तरीका क्या है, अपने ही टेबल बैठ जाओ, एक बार लिखा, एक हफ्ते बाद फिर पढ़ा, आपको लगा यार ये हमने अच्छा नहीं लिखा, दूसरी बार फिर लिखा, फिर एक हफ्ते पढ़ा। लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। आजकल बड़ा मिसकंसेप्शन बच्चों में है कि इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी। मेरे बच्चों, याद रखना, ये पॉलिटी का ही पर्पज़ है। जैसे हमारे मंत्रिमंडल में देखो, संसद में महिलाएं का रिजर्वेशन हुआ, वैसे ही सरकार क्या चाहती है कि आईएएस अधिकारी में समाज के सारे वर्गों के लोग आए, तभी देश की सेवा होगी। और एग्जाम तो कहीं मीडियम के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन करता ही नहीं है। अब उसमें क्या होता है, हम अपनी गलती छुपाने के लिए फिर क्या सोचते हैं, यार हमारे साथ भाषा का भेदभाव हो रहा है। नहीं मेरे बच्चों, आप लिखने की क्षमता अच्छी करो। क्योंकि कई बार एक बड़ा मिसकंसेप्शन होता है, नहीं अंग्रेजी माध्यम के लोग ज़्यादा पास करते हैं। अरे मेरे बच्चों, अंग्रेजी 10,000 लोग मेंस देते हैं, अंग्रेजी में मेंस देने वाले लोग 9,000 हैं, हिंदी में 1,000 है। पूरा रिजल्ट पास हो तो 1,000, तो इंग्लिश में फेल हुआ 8,000 लोग। ये बात नहीं, लोग नहीं बताते। सबसे ज़्यादा फेल तो होने वाले भी इंग्लिश में ही है। 9,000 मेंस लिख रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से उसमें तो 8,500 फेल हो रहे हैं। हिंदी में तो फेल हो रहे हैं 800। मेरे बच्चों, भाषा नहीं, जो भी भाषा आपके पास होनी चाहिए, एक्सप्रेशन, राइटिंग, लैंग्वेज एकदम होना चाहिए, विषय। और ये बात रिपीटेड, राइटिंग 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 की बात लिखने से ठीक होती है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। और मेरे बच्चों, सबसे बड़ी बात क्या, हार्ड वर्क। इस एग्ज़ाम की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी क्या है, हार्ड वर्किंग। इस एग्ज़ाम की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी क्या है, समयबद्ध रहते हुए चीज़ों को पूरा करना। इसीलिए अब ये नहीं कोई टॉपिक हमें इंपॉर्टेंट लग गया तो उस पर हमने ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया, नहीं। और धीरे धीरे एक टॉपिक पढ़ते हैं। मेंस और पीटी में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि मेंस लिखते समय हम एक टॉपिक को दूसरे से जोड़ के पढ़ते हैं, पीटी में जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। मेंस में क्या करते हैं, अब एक टॉपिक पढ़ा, दूसरे संबंध निकाला, तभी तो उसका उत्तर आएगा। क्योंकि मेरे बच्चों, संविधान वैसा है जैसे हमारे शरीर के अंग हैं। तो संविधान कैसे है, हाथ है, पाँव है, ये पूरा शरीर, तब तो संविधान बनता है।
ठीक वैसे ही हमारा संविधान का 22 भाग है, 22 कह लो, बाद में जोड़ेंगे उसको मिला के 25 कह लो, आपकी मर्जी है। तो इन संविधान के 22 भागों में वैसे ही इंटर रिलेशन है जैसे हमारे शरीर के अंग में है। हमारे शरीर का एक अंग दूसरे अंग से जुड़ा हुआ है, वैसे संविधान में जुड़ेगा। एक अंग का अलग से उत्तर कैसे होगा? तो मेरे बच्चों, ये ओरिएंटेशन है, पढ़ने का तरीका है। तो कल से क्लास शुरू होगी आपकी। अब जो सवाल है पूछ लो, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट हमेशा ही रहेगा, क्लास के बीच में कोई कमेंट नहीं। एक बार आप, और बेसिक से हम शुरू करेंगे, बेसिक से कि स्वतंत्रता क्या है, संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, पॉलिटी क्या है, विचार से। और हर चीज़ का उत्तर आपको धीरे धीरे मिलता जाएगा। और हमेशा पढ़ने में मात्रा नहीं कि हमने कितने घंटे पढ़ा, कितने क्लास किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। विचार बदले कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। लिखना थोड़ा सीखा कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरे बच्चों, बिल्कुल दिमाग खोल के तार्किक तरीके से पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। बाकी जब आपकी सारे क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि आप पहले पूछना शुरू कर देते हो, पता लगे उसका जवाब आगे हमें देना है। इसे पूछने की बजाय पर सुनना सीखो मेरे बच्चों। माना कि जवान बच्चों में सुनने की क्षमता थोड़ी कम हो रही है आजकल। आजकल यूट्यूब है, 5G का ज़माना है, हर बच्चे लोग धनाधन स्पीड चाहते हैं। तो पढ़ने का तरीका हौले हौले होता है। जगजीत सिंह की गज़ल है पढ़ना, ये कोई रैप नहीं है, ये कोई बादशाह का रैप नहीं है मेरे बच्चों। तो रैप के तरीके से मत पढ़ो, थोड़ा सा आराम से पढ़ो। अब मेरे बच्चों, कोई सवाल मेरे पूछ लें। आपकी क्लास लेकर ही रिवीजन कैसे करें? अरे विचार बनाओ जब से। दूसरी बात, ऑनलाइन जितने बच्चे पढ़ते हैं, प्रॉब्लम क्या आती है, वो सुनते हैं, ऐसे नहीं। ऑनलाइन क्लास रखो, मोबाइल टेबल पर रखो, टेबल कुर्सी पर बैठो, पेन कॉपी लेके बैठो, और मोबाइल में टाइप करने के बजाय कॉपी में लिखना सीखो। ये तरीका होता है। ऐसा नहीं कि आप जा रहे हो कहीं घूमने और क्लास सुनते जा रहे हो। मेरे बच्चों, आपको एग्जाम में अंतिम तक लिखना है, और लिखना कैसे होगा, जब टेबल कॉपी बैठोगे। और ये सबसे बड़ी समस्या आती है, मानविकी विषय के बच्चे टेबल कॉपी बैठते नहीं, अब लेट के तकिए में ऑनलाइन क्लास देख रहे हो। ये कोई तरीका है? नहीं, आपके डिसिप्लिन बहुत होना चाहिए मेरे बच्चों, अनुशासन। याद रखना, आईएएस एग्जाम में, मेंस में, पीटी में एक दिन 6 घंटे टेबल बैठना पड़ता है, एक दिन में 6 घंटे बैठना पड़ता है एग्जाम लिखने के लिए। 3-3 घंटे के 2 फेज होते हैं। आप इतना तो कम से कम 2 घंटे तो बैठ जाओ। क्लास बैठ के कॉपी पेन लेके नोट करते रहो उसको, क्या महत्वपूर्ण बात आई, क्या हमने सीखा, 2 घंटे क्लास का सारांश क्या है। ऐसे वैज्ञानिक पढ़ने का तरीका होना चाहिए, भावनात्मक नहीं कि पता चला कई बार पूरा दिन भर पढ़ गए और शाम को उठाया, सब कुछ दिमाग से ऊपर निकल गया। तो मेरे बच्चों, पढ़ने का ये तरीका ठीक नहीं है। अरे ये साइंटिफिक तरीका है। आपने इतनी क्लास की, इसे क्या आपने सीखा, 5 पॉइंट लिख लिया, कॉन्सेप्ट कहाँ क्लियर हुआ, और फिर क्या नहीं क्लियर हुआ उसको वेट करो अगली क्लास में। ऐसे पढ़ाया जाता है मेरे बच्चों। अब ये नहीं आप कॉपी लिखने के बजाय मोबाइल में टाइप किए जा रहे हो, सर ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। लो, इसका मतलब है आप सुनो, कन्वर्सेशन मत करो। ये बड़ी प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन क्लास में। अब किसी बच्चे ने कहा कि फर्स्ट डे से करना चाहिए प्रिया, अरे मेरे बच्चे नहीं है। मैंने कहा देखो, यही तो जीवन लर्निंग का तरीका है। ये बताओ, स्कूल गए थे, मम्मी से पूछो, पहले दिन लिखना सीख लिया था? अरे ABCD सीखने में समय लगा था मेरे बच्चों। अरे कम से कम 2 महीने तो दो। अब कह रहे हो पहले दिन से करना शुरू कर दे, थोड़ा सा देखो। तो न्यूज़पेपर के बारे में थोड़ा बता दीजिए। अच्छा, अरे देखो, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए लेकिन शुरुआत में नहीं। देखो, कहानी है, कोई भी, देर इज नो फ्रूट विदाउट रूट। तो मेरे बच्चों, आपकी जड़ है। आप जिस गांव से हो वहाँ आपकी जड़ है। पहले अपने बारे में जानो, जड़ के बारे में जान लो। न्यूज़पेपर मस्ट है, पढ़ना चाहिए, लेकिन पहले नहीं। पहले आपको बेसिक बात बताना चाहिए, संविधान पढ़ लो, बेसिक बात पढ़ लो, राज्यपाल क्या होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, उच्चतम न्यायालय क्या है। अब आप जब ये बेसिक बात पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा राज्यपाल है तो ऐसे ही सवाल आएगा, राष्ट्रपति है तो इसके इसी दायरे में मामला आएगा। ये आपके सेंस होने लगेगा, अच्छा ये न्यूज़ है, ये विवाद है, ये नहीं हो सकता। इसे मेरे बच्चों, पहले न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए। पहले बेसिक बात पढ़ो, पहले बुक्स पढ़ो, उसके बाद फिर न्यूज़पेपर तब पढ़ो जब आपका बेसिक पे कमांड आ जाए। अच्छा ये पॉलिटी है, ये जीवन का अधिकार होता है। मेरे भाई, जीवन का अधिकार में न्यायालय क्या कहेगा? कोई एक आधी लाइन तो जोड़ेगा मेरे बच्चों। इसलिए
पहले हमेशा फाउंडेशन पर बल देना चाहिए। अरे मेरे बच्चों, इतनी बात देखो, घर बनाते हो पहले फाउंडेशन मजबूत करते हो या पहले टॉप फ्लोर शुरू करते हो? फाउंडेशन हमेशा पहले बेसिक बात रखो मेरे बच्चों। किसी ने कहा 27 में एग्जाम देना है तो कैसे न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट? अरे पहले मेरे बच्चे बेसिक बुक पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, तब तो न्यूज़पेपर पढ़ना। अभी आराम से पढ़ो, घबराने की बात नहीं है। किसी बच्चे ने ऑप्शनल के बारे में पूछा है, जिसमें भी जिस विषय में आपका इंटरेस्ट है वहाँ ऑप्शन ले सकते हो। तो जीएस पहले पढ़ लो, अच्छे से कर लो, उसके बाद जहाँ आपको जो इंटरेस्टिंग लगे उसमें आप डिसाइड करना। टाइम ड्यूरेशन, तो अब देखो टाइम ड्यूरेशन तो देखो पॉलिटी में कम से कम, अब हम देखो बेसिक बच्चे होते हैं, फाउंडेशन के बच्चे होते हैं, तो मेरे बच्चे 2 महीने तो लग ही जाता है। 2 महीने से कम कोशिश करते हैं लेकिन 2 महीने से कम हो नहीं पाता, क्योंकि हमें सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो मान लो जिस व्यक्ति ने पढ़ा हुआ है तो उसके लिए भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। जो नहीं पढ़ के आया बच्चा, मैं तो मान के चलता हूँ कोई बच्चा जीरो से आया है, इसलिए आराम से सीखना चाहिए मेरे बच्चों। मैं पुराने बैच के स्टूडेंट हूँ लेकिन सब्जेक्ट मैनेज करने में बहुत, तो फिर वही देखा तरीका अपना लेना मेरे बच्चे। समय देख लो, टॉपिक देख लो, सिलेबस को डिफाइन कर लो, इस हिसाब से धीरे धीरे पढ़ो मेरे बच्चों। क्लास कब से नोट्स कैसे बनाए? तो देखो ज्योति ने पूछा है, मेरे बच्चे सिंपल सी बात है, नोट्स तो आपको डे 1 से बनाना चाहिए भाई। जो आपको बताया मैं क्लास में लिखवाऊंगा, अभी अब मैं क्लास में लिख रहा हूँ तो आपको लिखना चाहिए। जो चीज़ आपको नहीं है उसको एक सेपरेट बनाते जाओ। मैं 8-10 दिन के बाद आपसे पूछूंगा ऑनलाइन वालों से क्या प्रॉब्लम आ रही है, तब बताना। रोज जो टाइप नहीं करना, क्योंकि जो आज आपकी समस्या है कल नहीं रहेगी, कल उसका जवाब मिल जाएगा। तो सर आराम से पढ़ाइएगा। हाँ, अरे मेरे बच्चे आराम से ही पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम आराम से ही पढ़ाते हैं, जल्दी पढ़ाना में आता नहीं है। बस आप थोड़ा सा सतर्क रहना। तो किसी इंग्लिश मीडियम वाले के केयर में कैसे टॉप करते हैं? अरे मेरे बच्चा देखो, कोई भी टॉप कर सकता है ना। वही तरीका मैंने बता दिया, प्रबंध रखो, सिलेबस पूरा कर लो, लिखना। तो 1 साल की प्रिपरेशन सफिशिएंट है। लेकिन पहले मेंस फिर पीटी, इस तरीके से आओ, बैठ जाओ, जो आप पढ़ते हैं दिमाग में बैठ जाए, जो आप पढ़ते हैं तरी। अरे मेरे बच्चों बस बात सुन लो, दिमाग में मैं बैठा दूंगा, मेरा काम है दिमाग बैठाना, कॉपी में बैठा रहो नहीं है। सुनोगे तब तो। और बच्चे सुनते ही नहीं। बच्चे क्या सोचते हैं अपने, तो कई बार दिमाग में अगर नहीं बैठ पा रहा है तो इसका मतलब है कि आप ध्यान सुन नहीं रहे हो। ध्यान सुनो मेरे बच्चों। आंसर राइटिंग की बात है, अपने आप हो जाएगा। तो हमने कहा क्रम से चलो, धीरे धीरे पढ़ो, फिर लिखो फिर लिखो। 9 से नहीं, एनसीईआरटी 6 से पढ़ना मेरे बच्चों, क्लास 6 से एनसीईआरटी पढ़ना। तो अब किसी बच्चे ने कोई किताब पढ़नी है, अरे मेरे बच्चे पॉलिटी मेरी भी किताब आती है, बड़ी बड़ी अच्छी विचारों से एकदम एकदम से भरी पड़ी है, तो मेरे नाम से आती है, कभी देख लेना, पसंद हो तो पढ़ना। ठीक है मेरे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम कल फिर क्लास में, कल कल फिर क्लास शुरू होगी। सर मेरे बच्चे, सब बच्चे सर एक एक दिन में 2 ही क्लास शेड्यूल कराइए। अरे नहीं, 2 क्लास तो मैक्सिमम होती, 2 क्लास से ज़्यादा होती ही नहीं मेरे बच्चों। तो ठीक है, तो मुझे लगता है कल से हम क्लास में मिलते हैं मेरे बच्चों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद केजीएस से जुड़ने के लिए, और हम कल से रेगुलर क्लास में आएंगे। लेकिन आप रिक्वेस्ट आपसे ये है कि मेरी थोड़ी बातों का ध्यान रखना, अच्छे सुनना पढ़ना। थैंक्स लॉट बच्चों फॉर वॉचिंग।